Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss a new topic of class 12th economics, that is poverty. What do you mean by poverty? बता सकते हैं आप कोई? देखो poverty क्या है? गरीबी. गरीबी means it's a situation when an individual is unable to fulfill his basic requirements. मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर सकता. ठीक है. बेसिक रिक्वायरमेंट मीन्स रोटी कपड़ा मकान. इन चीज़ों पे उसका एसेस नहीं होता. एसेस मीन्स उसकी पहुंच नहीं होती. तो वो सिचुएशन कहलाती है हमारी गरीबी. दैट इज पॉवर्टी. देखें क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. कि जो आपकी लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आप उनको फुलफिल करने में भी क्या हो, अनेबल हो. मतलब आप सफिशिएंटली उन सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते. द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. अब ऊपर लिखा हुआ है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है क्या? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का मतलब फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़. मतलब इन चीज़ों तक इनकी पहुंच नहीं होती है. तो वो क्या कहलाते हैं? किस में जी रहे हैं? वो गरीबी में जी रहे हैं. इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड मैन अंडरगोज पेन्स एंड सफरिंग्स. मतलब ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है अगर किसी इंसान की या किसी इंडिविजुअल की पूरी नहीं होती तो उसे पेन्स और सफ़र करना पड़ता है. मतलब पेन्स का सामना करना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है और सफरिंग्स होती हैं. देयर इज़ अ लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी. मतलब उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मतलब वो एसेस नहीं कर सकता और एफिशिएंट तरीके से भी वर्क नहीं कर सकता. सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज रेंडर्स देम हेल्पलेस इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ. मतलब जिंदगी की दौड़ में या जब उसकी ज़िंदगी चलती है उन ज़िंदगी के दौर में वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करने की वजह से या हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से न मिलने की वजह से उसे सिकनेस का सामना करना पड़ता है या डिसेबिलिटीज़ अराइज होती हैं. जनरेशन ऑफ द जनरेशन दे लिव इन पॉवर्टी. मतलब जो गरीब है उसकी आने वाली जनरेशन भी क्या कहलाती है? गरीब ही कहलाती है वो. और वो रहती भी गरीबी में ही है. क्यों? दे ग्रो इन पॉवर्टी एंड डाई इन पॉवर्टी. पैदा भी गरीबी में होते हैं और मरते भी गरीबी में. ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी इज अ पेक्युलर प्रॉब्लम फ्रॉम विच वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन सफरिंग. इट मीन्स कि पॉवर्टी क्या है? एक ऐसी अजीब या ऑड या ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिससे एक कंट्री नहीं सारी कंट्रीज को सफ़र करना पड़ रहा है. There cannot be a common definition of poverty which can be broadly accepted everywhere. बोला गया है कि अभी तक पॉवर्टी की ऐसी कॉमन डेफिनेशन नहीं बनी है जिसे हर कंट्री में या हर जगह पे हम बता सकें. मतलब गरीबी अलग अलग तरीके से हो सकती है और हर किसी का नज़रिया गरीबी को डिफाइन अलग अलग तरीके से करता है. ब्रॉडली इट कैन बी सेड दैट पॉवर्टी रेफर्स टू अ स्टेट. मतलब पॉवर्टी ऐसी सिचुएशन होती है इन विच एन इंडिविजुअल, जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल इवन हिज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर सकता. ठीक है. तो वो कहलाती है गरीबी. इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. आगे क्या लिखा हुआ है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल. मतलब गरीब लोगों के या पुअर पीपल्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखो पहला क्या लिखा हुआ है? हंगर, भुखमरी. स्टारवेशन कह सकते हैं कि ये भी भुखमरी या अकाल इसको कह सकते हैं. या मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण. मतलब अंडर नरिश्ड. मतलब प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल डाइट्स इनको नहीं मिल पाती. तो क्या बोला हुआ है? स्टारवेशन एंड हंगर आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स.
हाउस होल्ड मीन्स इंडिविजुअल की सबसे बेसिक प्रॉब्लम मीन क्या है? स्टारवेशन एंड हंगर। malnutrition is alarmingly high among the पुअर, और जनरली पुअर्स में क्या देखा गया है? अंडर नरिशमेंट ज़्यादा होता है, मतलब मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स इनमें ज़्यादा होती है। मतलब जितने न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में आवश्यकता होती है, इनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, या बॉडी इनकी वो चीज़ें गेन नहीं कर पाती। सेकेंड क्या लिखा हुआ है? पुअर हेल्थ, दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू इल हेल्थ। ठीक है, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस, मतलब इनकी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल इनको नहीं होने की वजह से वो जनरली फिजिकल वीक भी होते हैं, तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब रहती है, डिसेबल पर्सन्स होते हैं, और सीरियस इलनेस मतलब बीमारी से भी जूझते हैं। देयर चिल्ड्रंस आर लाइकली टू सर्वाइव और टू बी बॉर्न हेल्दी, मतलब जो इनके बच्चे हैं, अब जो प्रॉब्लम्स इनमें अराइज होती है तो जीन्स की वजह से या डीएनए की वजह से उनके बच्चों में भी वही प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। आ गई बच्ची बात समझ में? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, दे हैव अ लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी स्किल्स, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इनको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती हैं। सो दे फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, तो मतलब इनको लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से इनको एम्प्लॉयमेंट भी रेगुलर वे में नहीं मिल पाता। अनस्टेबल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कभी भी नौकरियां मिल जाएंगी, छोटी मोटी नौकरी, और जब मर्जी चाहेगी इनको निकाल दिया जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट दीज देयर लीगल वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड आर एक्सप्लॉइटेड, मतलब इनकी ऐसी सिचुएशन होती है कि ये अपने एम्प्लॉयर से ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकते, मतलब बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, मतलब जितने की इनको नौकरी मिलती है मजबूरी में उनको उतने की ही नौकरी करनी पड़ती है। तो वो अपने मालिक के साथ यहाँ तक नेगोशिएट भी नहीं कर सकते। जैसे हमें मतलब वहाँ काम के लिए बाई चाहिए, अब बाई से पूछते हैं कि भाई घर के काम करने के कितने लोग हैं, तो वो बताती हैं कि हम तो 1000 रुपये लेंगे। अपन बोलेंगे नहीं 500 ले लो, 700 ले लो, क्या बोलते हैं वो? किसी और से करवा लेना। तो बाई के पास भी, जो आजकल की बाइयाँ हैं उनके पास क्या है? नेगोशिएशन पावर है कि वो अपने एम्प्लॉयर के साथ या अपने मालिकों के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, वो कहलाती है हमारी नेगोशिएशन पावर। तो जनरली जो पुअर्स होते हैं, ठीक है, तो जनरली पुअर्स होते हैं उनकी नेगोशिएशन पावर भी नहीं होती। ठीक है, they are not able to negotiate their legal wages from employer and are exploited, और उनका exploitation किया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप मतलब कर्जे में डूबा हुआ इंसान या कर्जे के जाल में। दे बोरो फ्रॉम मनी लैंडर्स, अब देखो गरीबों को पैसे चाहिए, वो किससे लेंगे? मनी लैंडर्स से लेंगे, और जनरली मनी लैंडर्स क्या करते हैं? उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दे पुश देम इनटू क्रॉनिक इंडेप्टनेस। क्रॉनिक मतलब जो पुराना पैसा जो लंबे समय से चल रहा है वो उस कर्जे में डूबते जाते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, मतलब इन गरीब लोगों को ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ मिलती हैं ना वाटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर भी कौन सा? मतलब अच्छी कंडीशन में जो होता है, पीने लायक पानी होता है, ठीक है, वहाँ तक भी इनकी पहुँच नहीं होती है। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव एक्सेस टू देयर इलेक्ट्रिसिटी, देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज़ फायरवुड एंड काऊ डंग। देखो जनरली वो खाना भी बनाते तो किससे? या तो लकड़ियाँ जलाते हैं या गोबर, ठीक है, काऊ डंग का यूज़ करते हैं। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर पीपल डू नॉट इवन हैव एसेस मीन्स पहुँच टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि साफ सुथरे पीने लायक पानी तक भी इन गरीबों की पहुँच नहीं होती है। मतलब वो अपनी पानी पीने की भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, जैसा पानी मिलता है मजबूरी में वो पी लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब भेदभाव करना,
देखो जनरली गांव में क्या होता है, औरतों को काम करने नहीं दिया जाता है, या जो पुरानी सोच के लोग होते हैं आज भी वो औरतों को बढ़ावा नहीं देते हैं कि हमारे घर की औरतें नहीं पढ़ेंगी या लड़कियां नौकरियां नहीं करेंगी। आज भी ऐसा कई जगह पर चलता है। तो ये भी क्या है, गरीबी का मुख्य कारण है कि अगर जिसके घर पे लड़कियां या औरतें ज़्यादा हैं, अगर वो भी नौकरी करें तो कुछ ना कुछ पैसे आएंगे घर पे, इनकम सोर्स बढ़ेगा। लेकिन इनइक्वालिटी की वजह से उनको नौकरियों पे नहीं भेजा जाता है या उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो क्या बोला गया है, जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्स विद इन द फैमिली इन रिगार्ड्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे किसी बात को लेके डिसीजंस लेने हो, या एजुकेशन पर्पस में हो, या एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर चीज़ में जेंडर इनइक्वालिटी होती ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, कई सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, हमने उनसे कोई सजेशंस लिए, उनमें एक फीमेल वर्कर भी है। उसने जैसे ही अपने सजेशंस दिए तो बॉस के माइंड में क्या आया, अरे ये तो लड़की है, ये क्या बताएगी, ये हमारे सामने कैसी, क्या लगती है ये हमारे, इसकी कौन सुनेगा, ये क्या जाने। तो ये क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिगर फैमिलीज। और ये क्या बोला गया है, जनरली गरीबों में क्या होती है, परिवार बड़े होते हैं, मतलब उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये लिखा हुआ है, द पुअर फैमिलीज आर बिगर इन साइज। जब वो खुद की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते तो अपनी आगे की पीढ़ी की जो आई है, जो नए बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होगी, विच मेक्स द इकोनॉमिक कंडीशंस वर्स। तो इससे क्या है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है और भी बुरी स्थिति में पहुंचती जाती है। आ गई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, दैट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखो क्या बोला गया है कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी ओवरकम ओनली व्हेन द पुअर पीपल आर आइडेंटिफाइड। मतलब जब तक गरीब पता नहीं पड़ेगा कि कौन है, तब तक हम उसको कैसे ठीक करेंगे, मतलब उनकी गरीबी को कैसे दूर किया जाएगा। तो गरीबी को दूर करने के लिए ज़रूरी क्या है, पहले पुअर्स को आइडेंटिफाई करना। फॉर दिस एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी नीड्स टू बी वर्कड आउट। देर आर टू मेजर्स टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। मतलब पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए दो तरीके दिए गए हैं, और वो दो तरीके कौन से हैं, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, देखो अब इसको पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या लिखा हुआ है। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, नेशंस, रीजन्स। मतलब जब एक पर्टिकुलर इंसान को या इंडिविजुअल को या रीजन्स को, रीजन्स मीन्स एरिया वाइज या नेशन वाइज, जब दो आपस में जिनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे मैं बोलूं इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों में से गरीब कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर कंपैरिजन किसका किया गया है, नेशंस का। और कंपैरिजन पीपल में भी तो हो सकता है कि राम शाम से ज्यादा अमीर है। आ गई बात समझ में? तो जब दो पर्सन्स में, मतलब इंडिविजुअल्स में, दो नेशंस में या दो रीजन्स में कंपैरिजन किया जाता है गरीबी को लेकर, वो कहलाता है हमारी रिलेटिव पॉवर्टी। देखो मैं मार्क कर लेता हूं क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल। मतलब जिसकी गरीबी को मेजर कर रहे हो उसको उस दूसरे इंडिविजुअल पर्सन्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो। अब मान लो मेरे पास एक कार है, मेरे फ्रेंड के पास दो कारें हैं, तो गरीब कौन हुआ, मैं। ठीक है, तो देखो सामने क्या निकल के आया, जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है ना, वो हमें एक्चुअली ये नहीं बताती कि वाकई में इंसान गरीब है या नहीं है। अब मेरे पास कार है, एक ही है ना, लेकिन कार तो है। मतलब कार कब है, जब मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर पाता होऊंगा तभी तो मैंने कार खरीदी। तो क्या मैं गरीब हुआ, नहीं। लेकिन मैं अगर मेरे फ्रेंड के साथ मुझे कंपेयर करूं तो मैं बोलूँगा कि मैं मेरे फ्रेंड के कंपैरिजन में गरीब हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरे पास एक कार और मेरे फ्रेंड के पास 2 कारें हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? आपको एक्चुअल पोवर्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाती है, ठीक है। इसमें सिर्फ कंपैरिजन होता है 2 जनों के बीच में। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ राम हैज़ अ लोअर इनकम इन कंपैरिजन टू श्याम देन वी कैन से दैट राम इज रिलेटिव द पुअर। मतलब एक की इनकम, मतलब राम की इनकम श्याम से कम है, तो हम क्या बोलेंगे? जो राम है वो श्याम के कंपैरिजन में क्या है? रिलेटिव पुअर, ठीक है। तो मतलब राम कमाता तो है, ठीक है, इनकम तो है। अब मान लो उसकी इनकम 10 लाख रुपए है और श्याम की है 20 लाख, तो क्या 10 लाख कमाने वाला वाकई में पुअर होता है क्या? नहीं। तो रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है? सिर्फ 2 जनों के बीच में कंपैरिजन होता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे अमीर और गरीब, ये 2 सेगमेंट्स होते हैं, उसमें भी जैसे अलग अलग सेगमेंट्स डिटरमाइन कर ले, हिंदू और मुस्लिम्स, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम्स क्या 2 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एक के पास ज़्यादा पैसे हैं, दूसरे के पास कम पैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ये ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से ज़्यादा अमीर है। तो रिलेटिव पॉवर्टी में हम एक इंडिविजुअल ग्रुप को या एक इंडिविजुअल सेगमेंट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रुप किससे ज़्यादा अमीर है या गरीब है। It only reflects the position of different segments of the population in the income hierarchy। मतलब ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है ये सिर्फ आपको पोजीशन बताती है एक सेगमेंट की, मतलब ग्रुप की, दूसरे के साथ कंपैरिजन करके, पर वो एक्चुअल में पुअर है या नहीं है इसका इससे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। It does not consider how the poor person is or whether he is deprived of basic minimum requirements of life। मतलब इससे आप पर्टिकुलरली वाकई में वो इंडिविजुअल पर्सन पुअर है या नहीं है इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते। क्या उसको वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो उसकी लाइफ में ज़रूरी हैं, क्या वो उसको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, वो आप रिलेटिव पॉवर्टी में पता नहीं लगा सकते। कैसे? मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान, मैं अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूँ, तो क्या वाकई में मैं गरीब हुआ? मेरे पास खाना खाने के पैसे हैं, पहनने के कपड़े खरीदने के पैसे हैं, रहने के लिए घर खरीदने के पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास ये सारे हैं। लेकिन सामने वाले के पास, जिससे मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, मैं जब सामने वाले से अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता पड़ता है कि उसके पास 2 घर हैं, पहनने के 10 कपड़े, मेरे पास सिर्फ 5 कपड़े हैं, खाना वो 4 टाइम खाता है, मैं 3 टाइम ही खाता हूँ। तो जनरली दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों में से कोई गरीब है क्या? नहीं है, ठीक है। दोनों हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूँगा कि कौशल क्या हुआ, मतलब मैं क्या हुआ? रिलेटिव पुअर। किसके कंपैरिजन में? मेरे फ्रेंड के कंपैरिजन में। तो जनरली एक स्टेटमेंट बोला जाएगा, कौशल इज रिलेटिव पुअर इन कंपैरिजन टू हिज फ्रेंड, ठीक है। तो एक ये लाइन अगर मैं आपके सामने बोल दूं तो आपको क्या लगेगा कि मैं गरीब हूं, पर एक्चुअल में मैं गरीब हूं क्या? मैं अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। तो रिलेटिव पॉवर्टी आपको पुअर्स की एक्चुअल पोजीशन नहीं बताती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। अब सर ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं अभी आपको इसका ब्रीफ इंट्रो बता दूं। ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है? ये एक ऐसा स्केल होता है जिस पे अपन ये मेजर कर सकते हैं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो स्केल को नाम दिया गया है पॉवर्टी लाइन। तो जो उस पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है तो वो पुअर्स की कैटेगरी में आएगा, और जो स्केल के अबव आता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जिसको अपन APL और BPL बोलते हैं। तो क्या बोला गया है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब रियल पॉवर्टी, मतलब जो रियल में गरीब हैं, तो वो आते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर। Around 22% of India's population is below poverty line। क्या बोला गया है?
इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 22% है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब जो वो पॉवर्टी लाइन क्या एक स्केल है, उस स्केल की जो लिमिट्स हैं उसके बिलो आते हैं। मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर इंसान वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो पुअर नहीं आता, अगर उस रिक्वायरमेंट के नीचे चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, पुअर कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन इज अ मेजरिंग यूनिट, ठीक है, मेजरिंग स्केल है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 22% बिलो पॉवर्टी लाइन बोला गया है। द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रिलेवेंट फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। मतलब ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो ये कंसेप्ट है ये इंडिया जैसी लेस डेवलप्ड कंट्रीज में रेलेवेंट है, ठीक है, रेलेवेंसी रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो लिखा हुआ है कि जो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो रेलेवेंट है किसके लिए, इंडिया जैसी लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, ताकि इंडिया को पता तो लग सके कि कमी है कहाँ पर, कितने गरीब है, तो वो इजीली पहचाने जा सके। आगे क्या लिखा हुआ था, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज रिलेवेंट, फिर लिखा हुआ वेयर देयर इज अबेंडेंस ऑफ पॉवर्टी। अब ये इंडिया के लिए रेलेवेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, तो इंडिया में पता लग सके कि वाकई में गरीबी है कहाँ। इट हेल्प्स टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल, कि ये पॉवर्टी लाइन क्या करती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमें हेल्प करती है किस चीज़ के लिए, कि वाकई में इंडिया के अंदर कितने पुअर्स हैं। तो ये जानने के लिए हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी की मदद लेनी पड़ती है। आगे क्या लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है। तो इन इंडिया तो पॉवर्टी लाइन की वजह से ही क्या मेजर कर सकते हैं अपन, एब्सोल्यूट पुअर्स मेजर कर सकते हैं। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, एक स्केल होता है, ऐसा स्केल जिस पे अपन ये मेजर कर सकते हैं कि वो इंसान क्या है, गरीब है या अमीर है, तो वो कहलाता है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इज अ मेजरिंग स्केल, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम एक इंसान को मेजर कर सकते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, कि वो APL में आता है, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन में आता है, या बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल, की पुअर पीपल्स को मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन का यूज किया जाता है इंडिया जैसी कंट्री में। इन पॉवर्टी लाइन स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड ऑन द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब देखो जो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लिमिट फिक्स की गई है वो लिमिट किसको बेस मानी गई है, उस इंसान के कंजम्पशन लेवल को बेस माना गया है, कि वो कितना कंजम्पशन करता है, ठीक है, वो इंसान कितना कंजम्पशन करता है, कि जो वो लिमिट है, अगर एक इंसान इतना मिनिमम कंजम्पशन करता है तो वो अमीर है, और उस कंजम्पशन लेवल के नीचे आता है तो वो गरीब है। तो पॉवर्टी लाइन के अंदर क्या देखते हैं अपन, कंजम्पशन लेवल ऑफ एन पर्टिकुलर पर्सन। आ गई बात समझ में। फिर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन फेल्स टू रीच हिज मिनिमम कंजम्पशन लेवल। मतलब जो इंसान का एक मिनिमम कंजम्पशन लेवल है, इंसान वहाँ तक भी उसको कंज्यूम, मतलब उस वे में भी कंज्यूम नहीं कर पाता। मतलब इंसान क्या है, ऐसी सिचुएशन कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी जहाँ एक इंसान अपनी मिनिमम जो उसकी बेसिक कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाता। और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए क्या लिखा हुआ है, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन गिव्स द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ पॉवर्टी। मतलब इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, मतलब BPL वाले परिवार हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो वाकई में गरीब होते हैं, ठीक है। अगर आपको वाकई में अपने देश की गरीबी जाननी है तो वो किससे मेजर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ही हमें पता पड़ता है कि हमारे देश में गरीबी कितनी है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है। देखो पॉवर्टी लाइन मैंने क्या बताया, एक स्केल है जिसमें आप ये मेजर कर सकते हो कि कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ लाइन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पार्ट्स।
मतलब ये एक ऐसी लाइन है या ऐसा स्केल है जिससे क्या है, हम हमारी पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अमीर और गरीब, मतलब पुअर्स एंड नॉन पुअर्स। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ पॉइंट। पॉवर्टी लाइन में क्या दिया हुआ है, एक लिमिट दी हुई है, किसकी, कंजम्पशन लेवल की, उसको क्या बोला गया है, कट ऑफ पॉइंट। या मैं मार्क कर लेता हूँ, कट ऑफ पॉइंट देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। ये एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट है जहां आप अपनी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को इस पॉइंट से मेजर कर सकते हो। तो इस पॉइंट से जैसे ही मेजर करोगे, उसके कंजम्पशन लेवल को मेजर करोगे, किसके, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के, तो आप ये पता लगा सकते हो कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो इस कट ऑफ पॉइंट, इस कंजम्पशन लेवल जो अपन की पॉवर्टी लाइन में दिया हुआ है, इसी की वजह से आपको पता पड़ता है कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल मतलब पूरी की पूरी, उसमें से गरीब अलग कर दिए, अमीर अलग कर दिए, तो आपने अपनी टोटल पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, पॉवर्टी लाइन मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल हु आर रिगार्डेड एज पुअर। तो पॉवर्टी लाइन क्या करती है, हमें हेल्प करती है ये चीज़ मेजर करने में कि कौन हमारे देश में वैसे पुअर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन को कैसे बनाया गया है, किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि वो इंसान अमीर है या गरीब है। तो हमने अभी क्या देख लिया कि उस स्केल पे क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन लेवल दिया, और कंजम्पशन लेवल कितना दिया हुआ है, स्केल पे कितनी यूनिट्स लिखी गई हैं, कैसे, तो वो चीज़ पढ़ते हैं। देखो, आपको पहले समझाने से पहले मतलब पढ़ने से पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट बता दूं मैं, देखो क्या है इसके अंदर। आप कैलोरीज मतलब समझते हो, कैलोरीज क्या होती है, जब भी हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को कैलोरीज मिलती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस देने के लिए कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कैलोरीज क्या होती है, नंबर्स में मेजर की जाती है। ठीक है, तो ये कैलोरीज के बेसिस पे ही क्या किया जाता है, हम हमारी टोटल पॉपुलेशन को पुअर्स और नॉन पुअर्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, तो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन में पहला पॉइंट है मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इंडिया का प्लानिंग कमीशन था, जिसको आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मतलब जो उसको कैलोरीज मिलती हैं खाने से, उसके बिहाफ पे आपने गरीबी को मेजर किया, और आपने किसने, प्लानिंग कमीशन ने ये डिसाइड किया है। उसने क्या बोला है प्लानिंग कमीशन ने, कि रूरल एरियाज की बात हो रही है। पहले किसकी बात हो रही है, रूरल एरियाज। देखो मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, क्या बोला गया है कि रूरल एरियाज में अगर कोई भी इंसान एक दिन के अंदर अंदर टोटल 2400 कैलोरीज कंज्यूम करता है, मतलब एक नॉर्मल इंसान एक दिन में इतना कंजम्पशन कर लेता है या इतना खा पी लेता है जिससे उसकी बॉडी को जो कैलोरीज मिलती हैं वो एक दिन में कितनी मिलती हैं, 2400 कैलोरीज। तो अगर उसको 2400 कैलोरीज मिल रही हैं तो वो गरीब नहीं है। क्यों, क्योंकि बोला गया है तो जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनकी बॉडी को 2400 मिनिमम कैलोरीज की एक दिन में आवश्यकता होती है, और ये लिमिट किसने डिसाइड की है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड की है। ठीक है, तो रूरल एरियाज में कितनी कैलोरीज अगर कंज्यूम करता है, 2400 कैलोरीज अगर वो कंज्यूम करता है तो वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आता। और मान लो 2200 कैलोरीज ही मिली उसको, मतलब 2400 से कम है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, पुअर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पर्सन है जो अर्बन एरियाज में रहता है तो अर्बन एरियाज वालों के लिए कितनी लिमिट दी हुई है, 2100 कैलोरीज की। कोई भी अगर अर्बन एरिया का बंदा एक दिन में 2100 कैलोरीज को कंज्यूम कर लेता है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंडर नहीं आता, वो क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन। आ गई फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में, डेफिनेशन आ गई। मतलब ये लाइंस देखो शॉर्ट में समझा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो पॉवर्टी लाइन को मेजर किया जाता है, किस बेसिस पे मेजर किया जाता है, कैलोरीज कंजम्पशन के बेसिस पे मेजर किया जाता है कि एक गांव में रहने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन एक दिन में मिनिमम 2400 कैलोरीज अगर कंज्यूम करता है
तो वो एक गरीब इंसानों की कैटेगरी में नहीं आता, पुअर पीपल की कैटेगरी में नहीं आता, वो क्या होगा, अबव पॉवर्टी लाइन होगा, ठीक है। और मान लो 2400 कैलोरीज से कम मिलती है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। फिर आगे बोला गया है अगर अर्बन एरियाज में रहने वाला, शहरी क्षेत्र में रहने वाला वो इंसान अगर एक दिन में मिनिमम 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर लेता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आएगा, और अगर वो नहीं करता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन लेवल उसका, कि एक दिन में कितनी कैलोरीज वो कंज्यूम करता है। और सेकंड आता है, देखो यहाँ पर तो क्या है, हमने उसके खाने की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेजर किया कि वो अमीर है या गरीब है। और दूसरा हम किस पे करेंगे, कमाने पे, उसकी इनकम लेवल पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। क्या बोला गया है कि आप जो एक अमीर और गरीब इंसान को मेजर करते हो, किस बेसिस पे करते हो, डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि वो कितना एक्सपेंडिचर करता है, और एक्सपेंडिचर कब करेगा, जब वो इनकम कमाएगा, ठीक है। तो बोला गया है कि कोई भी एक इंसान जो कहाँ रहता है, रूरल एरियाज में रहता है, ढंग से सुनना, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो रूरल एरियाज में रहता है और मंथली, क्या बोल रहा हूँ, मंथली, पूरे महीने में अगर वो 816 रुपये कमाता है, क्या कह रहा हूँ, एक महीने में 816 रुपये कमाता है, या एक दिन में 32 रुपीज़ कमाता है, तो वो गरीब नहीं है ना। अच्छी डेफिनेशन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वापस बोल रहा हूँ मैं, कि गांव में रहने वाला इंसान या पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक दिन में 32 रुपीज़ कमाता है, या एक महीने में 816 रुपीज़ कमाता है, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कोई गरीब है ही नहीं हमारे देश में, ठीक है। तो एक जॉब पे जो जाता है या कोई सी छोटी से छोटी जॉब भी करता है तो एक महीने के उसको 2 से 3 हज़ार तो मिल ही जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 816 रुपये। और अर्बन एरियाज़ में जो एक दिन में 47 रुपीज़ कमाता है, क्या कमाता है, 47 रुपीज़ एक दिन में कमाता है, और पूरे मंथ में कितने कमाता है, 1407 रुपीज़, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, गरीब नहीं कहलाएगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें दी हुई हैं, क्या, कि जो रूरल एरियाज़ में एक मंथ में 816 रुपीज़ कमाता है और एक दिन में 32 रुपीज़ कमाता है, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। और अर्बन एरियाज़ में जो एक दिन में 47 रुपीज़ कमाता है और पूरे मंथ में 1407 रुपीज़ कमाता है, वो गरीबी में नहीं आएगा या पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं आएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगला हम ये जो कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को और किस किस तरीके से आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है यहाँ पर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है मैंने, आप उसमें ज्वाइन होकर अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ शेयर कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम्स लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।